सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं कि सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होते हैं। एक्चुअली जो कैपेसिटर तीन तरह के होते हैं, पीछे बताया था फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा, वहाँ पे हमने कैपेसिटर्स के बारे में बताया था कि वो किसी भी शेप के हो सकते हैं, कैसा भी शेप का हो सकता है। कल कैपेसिटर कुछ ऐसा बनाया था, ऐसा बना दिया। भाई कैपेसिटर बनाने के लिए जो कंडीशन हमने आपको कल बताया था वो क्या था कि दो प्लेट्स होना चाहिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होना चाहिए और सब दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हो रहा है तो कोई भी कैपेसिटर बन सकता है, लेकिन हमें चाहिए था एक अच्छा कैपेसिटर जो मतलब काम चलाऊ हो, जिससे हम ज़्यादा दिनों तक यूज कर सकते हैं, जो ज़्यादा बड़ा ना हो, एकदम साइज में भी छोटा हो, कहीं पे फिट हो सकता है। फैन में जो कैपेसिटर लगता है छोटा सा लगता है, वहीं पे अगर हमने स्फेरिकल कैपेसिटर लगाने की कोशिश करेंगे तो कल दिखाया था मैंने कि वो भाई 22.5 किलोमीटर का रेडियस का बनाना पड़ेगा। अगर आपको फैन में लगाना है एक कैपेसिटर, वो की स्फेरिकल होना चाहिए, तो उसके लिए आपको 22.5 किलोमीटर रेडियस का एक कैपेसिटर लेना पड़ेगा। तो उतना बड़ा कौन लगाएगा? एक छोटा सा पंखा चलाने के लिए हमें इतना बड़ा चाहिए। उसी तरीका से सिलिंड्रिकल में भी दिक्कत होता है। तो ये सब दिक्कत की वजह से हम सिर्फ यूज करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि तीन तरह के होते हैं जो आपको पढ़ना है, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। तो हम अभी आपको स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल बता देंगे, और पैरेलल प्लेट तो चलते रहेगा भाई, उस वहीं से क्वेश्चन आता है ना, वहीं से क्वेश्चन आता है बच्चों। तो ये चलते रहे, वो चलता रहेगा, वो हम आगे लेक्चर से देखेंगे, लेकिन अभी आपको हम ये दोनों के बारे में बता जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमेशा की तरह। अभी हम आपको बताने वाले हैं स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, पहले हम स्फेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, नाम से ही क्लियर होगा आपका कि ये कुछ गोला टाइप का बनेगा, मतलब कुछ इस टाइप का, है ना बच्चों? आपको नाम से तो क्लियर होगा ही। चलिए, ये कैपेसिटर है, ये होता क्या है, मतलब बनने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे इसका अपोजिट चार्ज बना दिया, और ये दोनों प्लेट्स पास पास होना चाहिए। यही दो तीन कंडीशन हो गया तो कैपेसिटर बन गया, ये तो बन ही गया। तो होता क्या है ना, होता क्या है कि ये क्या है, ये सॉलिड या होलो कुछ भी हो सकता है भाई। ये सॉलिड या होलो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चार्जेज बाहर ही तो आएंगे भाई, सरफेस पे ही तो आएंगे। जो हमने चार्ज दिया था वो सारा सरफेस पे आ जाएगा। और मैंने बताया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, ये तो मैंने खुद से नहीं लिखा है ये खुद से मैंने नहीं लिखा है, मैंने ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर इस सरफेस पे प्लस का चार्ज आ गया तो इसके इधर वाले सरफेस पे, अंदर वाले सरफेस पे माइनस का क्यू आ जाएगा। ठीक है, और बाहर वाले पे प्लस का क्यू। क्यों? क्योंकि ये शुरू में था क्या, ये तो न्यूट्रल था ना, शुरू में इसमें कोई चार्ज नहीं था, अभी भी कोई चार्ज नहीं है, दोनों का सम जीरो। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीका से होता है, मैंने बता रखा है पीछे। इस तरीका से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कर देते हैं। तो ये हमने कर दिया, ये हो गया, तो भाई ये कैपेसिटर बन गया। सिंपल सी बात है, बताया था कल इसके बारे में, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने बताया था। इसका रेडियस वही आप मान लीजिए कि R1 है, और इसका रेडियस आप मान लीजिए कि R2 है ना बच्चों? ऐसे करके आप चीज़ें मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि ये कैपेसिटर के लिए हम लोग क्या करते थे, इस कैपेसिटर के लिए क्या करते थे बच्चों, हमेशा याद रखिए, अगर किसी चीज़ का कैपेसिटेंस बताना है तो हमेशा उसमें डेल्टा भी, मतलब चेंज इन पोटेंशियल फाइंड करना सीख लीजिए। अगर आपको ये चेंज इन पोटेंशियल फाइंड करने आ गया तो आप कैपेसिटेंस किसी का बहुत आसानी से बता सकते हैं। कैसे? कैपेसिटेंस का होता ही क्या है फॉर्मूला, क्यू अपॉन डेल्टा भी। भाई डेल्टा भी पता ही चल गया तो क्यू तो ठीक है पता ही रहता है, तो बस यही पता हो गया तो हम कैपेसिटेंस बता पाते। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो सरफेस है, एक ये वाला सरफेस है और एक ये वाला सरफेस है। कल मैंने बहुत बार बताया है कि चार्ज कौन सा लेते हैं, ये अंदर वाला और इसके ये बाहर वाला, और हमेशा इसका मैग्नीट्यूड ही तो लेते हैं, तो माइनस से कोई मतलब नहीं है, ये मैग्नीट्यूड ही रहता है। तो डेल्टा भी क्या होगा भाई, डेल्टा भी क्या होगा, मान लेते हैं ए सरफेस है, ये बी सरफेस है, तो भी ए माइनस भी बी, है ना, भी ए माइनस भी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और ये प्लस का यहाँ पे माइनस का है, तो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब ऐसे निकलेंगे। इसमें कोई दिक्कत है आपको बच्चों? इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए आप। दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि ये अंदर से बाहर ही तो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि ये वैकेंट स्पेस है, ये खाली है भाई। ये गोला मान लीजिए, ये गोला अंदर है इससे, ठीक, और इससे बाहर एक और गोला रख दिया तो बीच में तो खाली ही रह गया ना। और इस गोला है ना, ये सेल है, मतलब ये होलो गोला है, होलो स्फीयर है, ठीक है। तो ये खाली है तो बीच में क्या, खाली ही तो रहेगा। तो बीच में यहाँ पे चार्ज हो, यहाँ पे चार्ज, तो भाई चार्ज दोनों दिख रहा है आसपास, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस चार्ज से माइनस के चार्ज की तरफ बन जाएंगे। आया समझ में? तो हम यही तो चाह रहे थे, कैपेसिटर में हो क्या रहा था, एक फिक्स्ड प्लेट से फिक्स्ड प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत वास्ट वे में बन रहे थे, और दोनों क्लोज थे। ये हम दिखा रहे हैं इतना बड़ा, ये बहुत छोटा होगा वो, जो बहुत एकदम सटा हुआ होगा।
हमारा कंडीशन यही तो था कैपेसिटर बनाने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ऐसे करके निकल के एक सरफेस से दूसरे सरफेस में चले जाए, तो यहाँ पे वही हो रहा है, ये बन गया कैपेसिटर। ठीक है, अब बाहर चार्ज फिर प्लस क्यू है तो बाहर वाले सरफेस से भी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल जाएंगे क्योंकि प्लस है ना। तो इसी को हम लोग बचाने के लिए कि बाहर प्लस आ रहा है तो उसको बचाने के लिए जो किताबों में दे रखा है, इन बुक किताबों में दे रखा है, आपको क्या दे रखा है आपको दे रखा है कि बाहर वाले सरफेस को अर्थ कर दो। अर्थ मतलब क्या? अर्थ मतलब क्या बच्चों? अर्थ मतलब कि उसको जमीन से जोड़ दो। तो याद करिए, मैंने बताया था अगर किसी भी कंडक्टर को हम लोग अर्थ कर देते हैं, याद कीजिए, बाहर वाले सरफेस को अगर हमने अर्थ कर दिया, अर्थ मतलब हमने अर्थिंग दे दिया, उसको जोड़ दिया, ये पृथ्वी से जोड़ दिया, इस सरफेस को बाहर वाले सरफेस को मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया, तो पृथ्वी क्या करता है, जो इसका पोटेंशियल होता है वही इसका पोटेंशियल कर देता है। तो भाई आपको पता होगा अर्थ का पोटेंशियल हम लोग जीरो मानते हैं, ये बी था और ये ए था, तो पोटेंशियल बी का क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो हो गया। यही किताब में दिया रहता है, ठीक है ना। तो किताब वाले ही ले लेते हैं, ये हमने R2 माना था, ये R1 माना था, ठीक है। तो इसी के थ्रू हम लोग आपको ड्राइव करके सारी चीज़ें बता देते हैं। क्या लगता है इस पे हमने प्लस का चार्ज क्यों दिया था? प्लस का चार्ज हमने क्यों दिया था? हमें तो पता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इस पे माइनस का चार्ज आ जाएगा, तो ये सब हमें पता है बच्चों, लेकिन कैपेसिटर में आपको पता करने के लिए मैं तरीका बता देता हूँ। अगर आपको ये चीज़ आता है तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ आता है ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना, फिर ये आपके लिए नहीं है, लेकिन समझना चाहे तो समझ सकते हैं, ठीक है। पहली बात करते हैं कि अगर पोटेंशियल बी का जीरो हो गया है, इसका मतलब क्या? बी का पोटेंशियल क्या होगा भाई? बी का सरफेस का पोटेंशियल भाई बता रखा है मैंने आपको पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही कि बी का पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू। इस पर चार्ज ही नहीं पता है, हम मान लेते हैं कोई भी चार्ज क्यू मान लेते हैं, हमें पता ही नहीं है ना कि इस पर चार्ज कितना है। बोलेंगे सर पता तो है क्यू चार्ज है, तो पता है लेकिन हम मानते हैं मुझे पता नहीं है। जो जिसको नहीं पता है कि यहाँ पे माइनस चार्ज क्यों आ गया है, अंदर ही क्यों आया माइनस चार्ज, बाहर भी आ सकता था, फिर भी तो जीरो हो जाता, फिर भी तो न्यूट्रल हो जाता। तो वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि क्यों माइनस का चार्ज अंदर ही आया, बाहर क्यों नहीं आया, वो समझिएगा आप, ठीक है। तो हमने मान लिया ना कि चार्ज क्यों है, अंदर बाहर कहीं भी मान सकते हैं आपके हिसाब से, तो हमने मान लिया, वो अभी बताने की जरूरत नहीं है। के क्यू बाई इसका रेडियस R2 है और प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई R2 ही होगा। क्यों? क्योंकि बाहर के लिए है ना भाई, ये सेकंड वाले बी सरफेस बाहर ही तो है, इसके लिए भी बाहर का पॉइंट है, तो उसके लिए हमने पोटेंशियल लिख दिया। चलिए बच्चों देखते हैं, ये दोनों तो कट रहा है, तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू माइनस ऑफ क्यू आ रहा है, ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। इसको कैलकुलेट करिएगा तो क्यू का छोटा वाला क्यू का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, छोटा वाला क्यू जो हमने माना था इसका वैल्यू माइनस ऑफ क्यू आ रहा है, मतलब कि इसका वैल्यू माइनस ऑफ क्यू हो गया। भाई अब माइनस ऑफ क्यू आ तो गया इस सरफेस पे, लेकिन ये माइनस ऑफ क्यू अंदर है या बाहर है, सरफेस के अंदर है कि बाहर है, ये कैसे पता करें? ये भी आसानी से पता किया जा सकता है, ठीक है। अभी जो हमने ये सरफेस बनाया था बच्चों, ये सरफेस बनाया था बाहर वाला, ये आउटर सरफेस था, ठीक है। ये जो हमने बाहर वाला सरफेस बनाया, ये छोटा आपको दिख रहा है कि इसका चौड़ाई जो है ना एकदम पतला दिख रहा है, लेकिन ये पतला होता नहीं है भाई, थोड़ा तो मोटा होता है ना। हम मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा तो मोटा होता है, ठीक है। मतलब ये कुछ इस टाइप का दिखता है, ऐसा रहता है और ऐसा रहता है, ठीक है। इसका मोटाई बता रहे हैं, ये इसका मोटाई है ना। आपको छोटा रिंग टाइप का दिख रहा है लेकिन वो मोटा होता है थोड़ा, तो वो मोटाई जो देखते हैं, ये इनर सरफेस हो गया, ये अंदर का इनर सरफेस और ये हो गया आउटर सरफेस, ठीक है। तो भाई अब हमको पता करना है ना कि ये चार्ज आखिरकार बाहर है कि अंदर है, यही तो आपको प्रॉब्लम था ना कि अंदर माने या बाहर माने, ये माइनस ऑफ क्यू अंदर है या बाहर है, यही तो पता करना था। तो चलिए करते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आराम से समझ सकते हैं। आपको पता होगा कि भाई जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये बहुत बार पीछे ही बता चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों, और वो हमने अभी केस अभी लेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए आप पीछे देख सकते हैं। मैंने बता रखा है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। पूछेंगे कि क्यों होता है, तो भाई पीछे का बिल्कुल देखिए बच्चों, बिल्कुल फ्लो में चल रहा है सारी चीज़ें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही ये पार्ट है, तो नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, है ना। समझना है ना आपको, तो पीछे जरूर देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैं क्या बता रहा था कि इसके अंदर जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है भाई। क्यों जीरो होती है, आई थिंक आपको क्लियर होगा, ठीक है। पीछे सब कुछ बता रखा है, तो ये जीरो होती है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि
यहाँ पे देख रहे थे ना पीछे कि कुछ माइनस चार्ज बन रहा था, प्लस चार्ज तो बाहर निकलता है फिर अंदर की तरफ, तो वो सब चीज़ें मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। ये समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जीरो होता है भाई, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप जाकर देख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि अच्छे से समझा रखा है वहाँ पे, ठीक है ना। आपके पास सुविधा है यार, जाकर देख सकते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो भाई अब हमको क्या करना है, एक एक अपना दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। एक हम यहाँ पे गॉस लॉ का यूज करते हैं, मतलब कि हम एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं। गॉसियन सरफेस ये क्या है, गॉसियन सरफेस, रसियन नहीं, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये सरफेस अगर हमने बना दिया गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस का कंडीशन क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू फ्लक्स, नेट फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी ए होल इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। भाई क्यू इनसाइड तो आपको पता है ना, नीचे अंदर भी तो एक था गोला, याद कीजिए बच्चों। ये अंदर वाला गोला मैंने बना दिया, ये वाला, ठीक है। और ये बाहर वाला का हमने चौड़ाई करके दिखा दिया, ये चौड़ाई है ना, ये इसका विड्थ है। चलिए कोई बात नहीं, अंदर का गोला, इस पे क्या था, इस पे तो प्लस का चार्ज हमने दे रखा था, हमने दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने दिया है तो लिख ही देंगे। बात यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसको माना है ना इसके सरफेस पे, तो ये तो जीरो होता है। इसके सरफेस पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड माना है ये तो जीरो होता है, तो हमें यहाँ पे जीरो लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ही जीरो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ही जीरो है। तो इसका मतलब राइट साइड में भी तो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू जीरो होना चाहिए, तो क्यू इनसाइड भी जीरो होना चाहिए। क्यू इनसाइड कैसे जीरो होगा, मतलब ये जो गॉसियन सरफेस माना है इसके अंदर का चार्ज क्या है, एक प्लस का क्यू है, ओहो सिर्फ प्लस का क्यू है, तो हम माइनस का क्यू कहाँ देंगे भाई, माइनस का क्यू यहीं तो देंगे फिर अंदर वाले सरफेस पे, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस ही इधर इसको मान रखा है। गॉसियन सरफेस इतना बड़ा नहीं है, गॉसियन सरफेस सिर्फ ये है, ठीक है ना। तो इसके अंदर का चार्ज क्या है, प्लस का क्यू। तो आपको जीरो करने के लिए प्लस का क्यू है तो एक माइनस का क्यू तो लाना पड़ेगा, तभी तो क्यू इनसाइड का वैल्यू जीरो होगा। तो क्यू इनसाइड के लिए जीरो करने के लिए क्यू जो मानेंगे वो अंदर वाले सरफेस पे ही मान लेंगे। बोलेंगे भाई बच्चे कि अंदर इस पे क्यों नहीं मान रहे, भाई आप चार्ज इसको ऊपर दिए हैं, ठीक है, तो इसके अंदर तो ऑलरेडी चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पे आ जाती है, तो इसके अंदर चार्ज नहीं आएगा ना, चार्ज यहीं पे आ सकता है बच्चों। तो इसलिए यहाँ पे माइनस क्यू लाना जरूरी है, तभी ये ओवरऑल क्यू इनसाइड जीरो हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया, क्यू इनसाइड जीरो करने के लिए, क्यू इनसाइड जीरो करने के लिए एक प्लस का क्यू था तो एक माइनस का क्यू हमें लाना पड़ेगा। अब आगे होगा समझ में कि अंदर ही क्यू आता है, ये माइनस का क्यू, और इसको फिर बैलेंस करने के लिए क्योंकि न्यूट्रल होता है तो बाहर प्लस का क्यू लाना तो लाजमी बात है, वो तो हम लाएंगे ही क्योंकि हमें जीरो करना था। लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पे अर्थ कर दिया है, तो इसका पोटेंशियल ही जीरो कर दिया था। तो ये जो क्यू वैल्यू आया था ये बाहर नहीं बच्चों, ये क्यू का वैल्यू अंदर है, ठीक है। ये क्यू का वैल्यू यहाँ पे अंदर है, ठीक है, यहाँ पे है ना, अंदर है। आई थिंक क्लियर होगा, ये क्यू का वैल्यू अंदर है। ओके मेरे को समझ में आ गया। तो बाहर फिर चार्ज क्या आएगा, बाहर फिर चार्ज क्या आएगा, ये आपको डाउट होगा ना। तो बाहर बच्चों चार्ज आएगा ही नहीं, ऐसा क्यों, ओवरऑल अगर यहाँ पे चार्ज हम प्लस का क्यू लिखें, प्लस का क्यू, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, मान लेते हैं ये न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन हमें बाहर हमने अर्थ कर दिया है ना, तो इसका पोटेंशियल ही जीरो कर दिया है, तो हमारे पास जो चार्ज आया है यही आया है। मतलब अगर पोटेंशियल जीरो है तो चार्ज इतना होगा ही सरफेस पे, इसको जीरो नहीं करना है अब आपको, क्योंकि हमने अर्थ कर दिया भाई। जब हमने अर्थ कर ही दिया तो अब हमको इसके थ्रू ना मिला ये चीज़, इसके थ्रू मिला जो क्यू का वैल्यू माइनस क्यू मिला, इसके थ्रू मिला, जीरो करने पर मिला। अब इसका ये सरफेस का न्यूट्रल नहीं है, ये सरफेस अब न्यूट्रल नहीं रहा। बाहर का जितना भी पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा था ना यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ये सब अर्थ करने पे ये सारा पॉजिटिव चार्ज इधर अंदर घुस गया। आ रहा है समझ में, ये सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर घुस गया, तो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज जीरो हो गया, ठीक है। आ रहा है समझ में सब कुछ, आई थिंक आ रहा होगा। तो यही कंडीशन होता है बच्चों। हमें क्या करना था, हमें तो कैपेसिटेंस निकालना था, तो चलिए ना आसानी से निकाल लेते हैं। चलिए आपको हम बता देते हैं निकाल के, सिंपल सा केस था। अब आपको डायरेक्टली समझा सकते हैं क्योंकि अब आपको हमने सब कुछ समझा ही दिया है, तो अब लिखेंगे डायरेक्ट भी, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका रेडियस हमने क्या माना था, R1 मान लीजिए, अच्छा छोटा वाला R मान लीजिए है ना, किताबों में छोटा वाला R ही मानते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ये A है ये B है, और इस पे चार्ज हमने प्लस का क्यू दिया, तो आपको लाजमी बात है यहाँ पे माइनस का चार्ज आ जाएगा क्यू। हमने क्या कर दिया है, बाहर अर्थ कर दिया है।
बोलेंगे अर्थ क्यों कर रहे हो मास्टर बार बार, तो ये किताबों में दे रखता है, इसलिए कर देते हैं ना कि बाहर से जो पॉजिटिव चार्ज था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा। हमें तो बाउंडेड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए क्योंकि कैपेसिटर बनाना है हमें, तो इसीलिए हम जो सोचते हैं कि बाहर वाला चार्ज को हटाने के लिए अर्थ कर देते हैं, तो बाहर वाला चार्ज ही हट जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग अर्थ कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हमको निकालना है कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा ये स्फेरिकल सरफेस का, तो उसके लिए हमें डेल्टा भी निकालना है। हमेशा याद रखिए हमें डेल्टा भी निकालना है, अपने आप मत पता चल जाएगा हमें कैपेसिटेंस। डेल्टा भी मतलब कि वी ए माइनस वी बी टाइप का, कुछ इस टाइप का है। चलिए इसका पोटेंशियल क्या होगा, वी ए क्या होगा, वी ए का वैल्यू क्या होगा बच्चों, ए सरफेस पे कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, बाहर वाले के लिए माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। वी बी कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो अब आप घटा सकते हैं, माइनस कर दीजिए, माइनस ए प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे वी ए माइनस वी बी आ जाएगा आपके पास, ये कट जाएगा ना, ये तो कट जाएगा, ये सब जोड़ घटाव आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा के क्यू इंटू 1/r माइनस का 1/कैपिटल आर। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया वी ए माइनस वी बी, मतलब कि हमें डेल्टा वी का वैल्यू पता चल गया, के क्यू डिवाइडेड इंटू 1/स्मॉल आर माइनस 1/कैपिटल आर। तो अब डेल्टा वी का मतलब पता चल ही गया, तो सी का वैल्यू क्या होता है, क्यू अपॉन डेल्टा वी। चलो भाई, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू आप बिल्कुल आसानी से, क्यू हमेशा लेना है मैग्नीट्यूड, ये अंदर बाहर जो है ना, ये हमेशा मैग्नीट्यूड लेना है बच्चों। तो मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू ही तो है, क्यू अपॉन डेल्टा वी का वैल्यू के क्यू इंटू 1/स्मॉल आर माइनस 1/कैपिटल आर। चलिए जल्दी से इसको काट दीजिए, क्यू क्यू तो ऊपर चल जाएगा के, मतलब सी का वैल्यू जो आ गया है, के का वैल्यू क्या होता है 4πε0। भाई के का वैल्यू होता है ना, के का वैल्यू क्या होता है 1/4πε0। तो इसी का वैल्यू अगर लिख देंगे यहाँ पे 1 तो ऊपर चल जाएगा ना 4πε0, और नीचे क्या आ जाएगा 1/स्मॉल आर माइनस 1/कैपिटल आर। इसको आप सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं 4πε0, तो ये हो जाएगा आर कैपिटल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इस तरीका से भी किताबों में दे रखा होता है, तो ये इसी तरीका से आता है। ठीक है, इसी तरीका से आता है बच्चों, देख रहे हैं, आसान है यार, आसान है, कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हमने आपको बता दिया स्फेरिकल कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। सेम तरीका है, आप बता सकते हैं जब सिलिंड्रिकल हो, सिलिंड्रिकल मतलब सिलेंडर बनाइए भाई, है ना बच्चों, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, भाई सिलिंड्रिकल मतलब कि सिलेंडर टाइप का होगा। ठीक है बच्चों, पता नहीं ये सही बन नहीं रहा है, एक सेकंड बच्चों, इसको सही बनाते हैं भाई, क्यों नहीं बनेगा भाई। चलिए इस टाइप का मान लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका ये रेडियस स्मॉल आर, ये रेडियस इसका कैपिटल आर, अच्छे से बन नहीं रहा है, इसका ये रेडियस यहाँ पे ये वाला कैपिटल आर है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखा है, अंदर का छोटा आर बड़ा कैपिटल आर। फिर से आपको यहाँ पे वही कैपेसिटेंस बताना है क्या होगा, इसके लिए डेल्टा भी जानना जरूरी है। मान लेते हैं ये ए सरफेस है, ये बी सरफेस है, तो फिर से पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी करना होगा। बात यहाँ पे ये आ जाती है कि इन्फानाइट होता है, ये जो होता है सिलेंडर इन्फानाइट होता है। बोलेंगे इन्फानाइट क्यों ले रहा हूँ मास्टर, बच्चों ये इन्फानाइट ही होता है सिलेंडर, इसमें आपको कैपेसिटर बताना पड़ता है, इसको इसमें आपको कैपेसिटेंस बताना होता है। ये भी कैपेसिटर कैसे बन गया, हमने एक अंदर रख दिया सिलेंडर और एक उसके बाहर रख दिया, तो बीच में ये जो खाली जगह बचा ना, ये वाला, ये सब खाली जगह बचा ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बन जाती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बन गई ऐसे करके सब तरफ, तो देख रहे हैं बाउंडेड रीजन में फिर से आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से वही पास पास है, इस पे प्लस का चार्ज है, इस पे माइनस का चार्ज है। ये तो अब आपको दिक्कत नहीं होगा ना, इस पे प्लस का चार्ज है, इस पे माइनस का चार्ज है, फिर से बोलेंगे कि बाहर आ जाएगा, तो है ना, वो आपको मैंने पीछे समझा दिया, जिस तरीका से वहां पे हो रहा था उसी तरीका से इसको भी यहाँ पे अर्थ कर दिए हैं। ठीक है, बोलेंगे कि भाई अगर ये इन्फानाइट तक जा रहा है सिलेंडर, तो इस पे चार्ज तो इन्फानाइट हो गया। तो बच्चों वहां यहाँ पे हम ऐसे नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम लेमडा लेते हैं। लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ लेते हैं।
ठीक है। लेमडा का वैल्यू चार्ज पर यूनिट लेंथ लेते हैं, मतलब हर एक लेंथ में कितना चार्ज है। अब ऐसे डायरेक्ट चार्ज बोलेंगे तो चार्ज तो इन्फानाइट तक जा रहा है भाई, वैसे थोड़े लेंगे, वैसे नहीं लेना है ना, वैसे लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको चार्ज पर यूनिट लेंथ लेना है, जो लेमडा होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका लेंथ हम मान लेते हैं कि इसका लेंथ हमने एल ले रखा है। अगर एल नहीं लेंगे ना बच्चों तो ये इन्फानाइट तक चला जाएगा भाई। तो हम एल इन्फानाइट लेंगे तो बता ही नहीं पाएंगे फिर इसका कैपेसिटेंस। यही सब तो दिक्कत है इस सब में, स्फेरिकल में, सिलेंड्रिकल में यही तो दिक्कत है बच्चों, कि बड़ा हो जाता है तो हम कैसे ले पाएंगे। तो यही सब की वजह से इनका यूज नहीं होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो सब बात की बात है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि पोटेंशियल अर्थ का तो जीरो होता है, तो इस सरफेस का भी जीरो कर देगा। तो पोटेंशियल ऑफ बी सरफेस भी जीरो होगा। तो जीरो करने के बाद आप समझ सकते हैं कि इस पे जो चार्ज होगा, इस पे जो चार्ज होगा उसी का नेगेटिव वाला चार्ज यहाँ पे होगा, और बाहर तो चार्ज जीरो हो जाएगा। ये सब चीज़ें मैंने पीछे बता दिया। हमको भी ए माइनस भी भी पता करना है। ये कैसे पता करें, ये कैसे पता करें, इसके लिए भी तरीका है। आप समझ सकते हैं कि भाई इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो ऐसे ही तो बन रहा होगा। अगर टॉप व्यू देखना चाहें यहाँ पे, ऐसे आँख हम इधर से लगा दिए, आँख आप ऐसे नीचे से देख रहे हैं, नीचे से देखेंगे तो हमको कैसा लगेगा, ऐसा ही तो लगेगा। अगर आप नीचे से देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा, ऐसा ही तो लगेगा। तो ये यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही होगी। ये बॉटम व्यू है। भाई नीचे से हम लोग देख रहे हैं, नीचे से आंख लगा के, तो नीचे से आंख लगा के देखेंगे तो ऐसे ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रहे होंगे। तो वैसा ही हमने बना दिया, वैसा ही हमने बना दिया। तो हमें जो पता करना है ना, डेल्टा भी पता करना है, मतलब इस इनके बीच का कोई पोटेंशियल होगा। तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उससे हम नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। ऐसे डायरेक्टली आप नहीं बता पाइएगा ना, भी ए माइनस भी जैसे के क्यू बाई आर लगा रहे थे, तो ये स्फेरिकल नहीं है बच्चों, सिलेंड्रिकल है। तो यहाँ पे हमको लेमडा के थ्रू देखना होगा, लेमडा के थ्रू, चार्ज पर यूनिट लेंथ के थ्रू, ठीक है। तो उसके लिए चलिए कुछ नहीं करना है, एक गॉसियन सरफेस फिर से बना देते हैं। एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं। ये क्या है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस बनाने पर क्या होता है, फाई नेट जो होता है वो हमारे पास ई डॉट डी ए हो जाता है, होल इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट हो जाता है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ से अगर आप लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बाहर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बाहर आएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इंटू डी ए कर देंगे, डी ए का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट। ध्यान दीजिए बच्चों, क्यू इनसाइड मतलब जो हमने गॉसियन सरफेस माना है, इसके अंदर का चार्ज, अंदर का चार्ज क्या है, जो इस पे चार्ज है, प्लस का क्यू था, तो हमने वो लेमडा के थ्रू लिखना है ना, तो लेमडा के थ्रू लिखेंगे तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू लेमडा इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ई इंटू डी ए, डी ए मतलब ये गॉसियन सरफेस का, ये गॉसियन सरफेस जो हमने मान रखा है इसका क्या होगा, एरिया। तो एरिया मान लेते हैं, ये आर डिस्टेंस दूर जाके हमने मान लिया कुछ, है ना, ये आर डिस्टेंस, अच्छा आर ले रखा है तो इसको आर डैश मान लीजिए, कोई बात नहीं, उसको आर डैश यहाँ पे आर है। तो क्या होता है, क्या होगा, यही तो एरिया यहाँ पे हमने मान रखा है ना गॉसियन सरफेस, तो समझिए ना इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर नीचे का इंटू हाइट, यही तो होगा भाई, 2 पाई छोटा वाला आर इंटू हाइट, हाइट का वैल्यू एल है, लेंथ एल है, इक्वल टू क्यू इनसाइड, अंदर का चार्ज हमने क्या लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। तो भाई जो कट रहा है उसको काट दीजिए आप, एल से एल कट गया और कुछ नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे आपको पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आ गया है, लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट। हम ये क्यों निकालें, इस रीजन में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा था इसका वैल्यू हमने निकाल लिया भाई। अब इसका वैल्यू निकाल लिया तो अब ये नहीं निकल पाएगा, बिल्कुल आसानी से निकल पाएगा। इसका फॉर्मूला यूज कीजिए ना, ये वाला, डेल्टा भी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डेल्टा आर, और अगर छोटे चेन के लिए लिखते थे तो डी भी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डेल्टा आर, ई डॉट डी आर। आ रहा समझ में, यही तो करते थे हम लोग यही तो करते थे, अगर ई पता है तो भी निकाल लेते थे। तो ए से बी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं जो छोटा वाला आर से बड़ा वाला आर, मतलब आर डैश है जो भी मान रखे हैं, बड़ा वाला आर तक जा रहा है, ठीक है, हमने ऐसा मान लिया। ई का वैल्यू आपको नहीं पता चल गया, लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट, लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट डी आर।
अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, डॉट है ना, ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, और डॉट डी आर वेक्टर हमने कैसे लिया है, इसी के डायरेक्शन में तो लिया है बच्चों, इसी के डायरेक्शन में तो हमने लिया है डी आर वेक्टर। ये सब जो लिया है, यहाँ पे जो हमने एलिमेंट लिया है ये वाली, ये वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, आर से लेके यहाँ से लेके कैपिटल आर तक, मतलब जो जो छोटा छोटा एलिमेंट ले रहे हैं ऐसा ही सही तो ले रहे हैं, ऐसा छोटा बड़ा सा सिलेंडर फिर ऐसा बड़ा बड़ा बड़ा, तो उसी के डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो डी आर वेक्टर उसी के डायरेक्शन में है ना, आर वैसे ही तो बढ़ रहा है, माइनस छोटा वाला आर से बड़ा वाला आर, तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि जीरो है एंगल दोनों के बीच में। तो नेगेटिव को इधर कंपनसेट कर देते हैं, डी भी ए से बी इक्वल टू इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, आर डैश से लेके कैपिटल आर तक। तो चलो भाई लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ से कहाँ तक, मतलब कि 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ आर, लॉग ऑफ आर कहाँ से कहाँ तक बच्चों, आर डैश से आर तक, तो ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग आर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस बी होता है, लॉग ऑफ, देखो ना भाई क्या कर देंगे, लॉग ऑफ, चलिए पूरा लिख ही देते हैं, लॉग ऑफ आर माइनस लॉग ऑफ आर डैश। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए कर देना तो भी ए माइनस भी बी, तो यही तो हमारे पास आ जाएगा, डेल्टा वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग ऑफ, लॉग ए माइनस बी होता है लॉग ए बाई बी, मतलब आर बाई आर डैश। आ गया समझ में, आ गया समझ में, यही हमारे पास आंसर हो गया भाई डेल्टा वी का। डेल्टा वी आंसर नहीं है, हमको तो कैपेसिटेंस निकालना है, मतलब कि क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वी, क्यू का वैल्यू लेमडा इंटू जो एल लेंथ था, लेमडा इंटू एल ही तो लिखेंगे क्योंकि हमको लेमडा डिफाइन किया गया है, क्यू नहीं। यहाँ पे होगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग ऑफ कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, लेमडा लेमडा तो उड़ गया भाई, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल और लॉग आर बाई आर नीचे है ना, आर डैश लिए थे हम लोग, लॉग आर बाई आर डैश, तो ये हमारा कैपेसिटेंस आ गया। तो ऐसा ही सब कुछ कहीं पे पूछा नहीं जाता है, ऐसे आप समझ सकते हैं, इस तरीका से आता है चीज़ें, कहीं पे कुछ ऐसा एलिमेंट लेना हो तो ऐसे आप समझ सकते हैं कैसे हमको करना है, तरीका आना चाहिए आपको, याद वगैरह कुछ नहीं करना, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, यहाँ पे आपको दिक्कत तो नहीं है ना, पीछे हमने इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, गॉस लॉ में कैसे करते हैं। तो फ्लक्स सिर्फ इसी सरफेस की वजह से क्यों आया, ये जो ऐसे वाला सरफेस लिए थे इसी सरफेस की वजह से क्यों आया, क्योंकि डी ए वेक्टर जो होता है ई डॉट डी ए होता है ना, ई डॉट डी ए, तो डी ए वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट लेते हैं, तो ई वेक्टर तो ऐसे जा रहा था सब डायरेक्शन में ऐसे करके, और डी ए वेक्टर जो हमने ऐसे माना था एलिमेंट, ऐसे माना था एलिमेंट है ना, तो अगर ऐसे माना है तो ऊपर वाला एक डी ए वेक्टर इधर आ जाएगा, एक डी ए वेक्टर इधर आ जाएगा जो हमने गॉसियन सरफेस माना है इतना बड़ा ये वाला, और एक डी ए वेक्टर इधर आ जाएगा, तो ये दोनों की वजह से तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ये इधर, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, लेकिन इधर वाला और इधर वाला दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल जीरो है, तो इसीलिए हम ये वाला लिए हैं, ठीक है। एरिया हम ये वाला लिए हैं, कर्व सरफेस एरिया है ना, इधर वाला एरिया इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि वो जीरो हो रहा है भाई, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब उसको बार बार डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं होता है। आई थिंक क्लियर होगा, तो यहीं तक हमें बताना था, है ना। तो आगे देखेंगे और चीज़ें, ये देखिए दो चीज़ें है ना, ऐसे ही लोग बोल देते हैं कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे से जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आएगा उसमें बहुत ध्यान देना होगा, वहीं से सवाल आएगा, ये बस थ्योरेटिकल चीज़ें था ऐसे समझने के लिए। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।